मैं अब वसंत भाग 2 के पाठ 5 मिठाई वाला पाठ के अगले अंश पर आती हूँ अपने दूसरे वीडियो के साथ, जिसमें कहानी का तीसरा अंश आ जाता है, जहाँ पर खिलौने वाला जो रहता है वो पुनः दोबारा 6 महीने के बाद जब आता है तो मुरली वाला बन के आता है। बच्चों को रंग बिरंगी मुरलियाँ देता है, उनका मन बहलाता है। खिलौने वाला और मुरली वाला एक ही स्वर में गाना गाते हुए आगे बढ़ता रहता है और अपनी बात को आगे रखता है। इस तरह से कहानी के तीसरे अंश में मैं आपके साथ हूँ। तो मैं इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए पाठ को पढ़ती हूँ। आज अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज फिर उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। अब मुरली वाला जब बच्चों को मुरलियाँ उनकी मनपसंद की देता रहता है, रोहिणी उस मुरली वाले की और बच्चे की सारी बात सुनती रहती है और हर तरह से बच्चों को बहलाते हुए मुरली वाला उनको मुरली देकर आगे बढ़ता है। तो रोहिणी सोचती है कि बच्चों के साथ कितना प्यार से बातें करता है और बच्चों को इतना सस्ता भी देता है। बड़ा भला आदमी जान पड़ता है ये मुरली वाला। और उसे क्या लगता है कि कितनी दुख का मारा होगा ये बच्चा, जो बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार हर चीज़ देता है। तो वो कह पड़ती है, पेट जो न कराए सो थोड़ा, यानी पेट के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो कम होता है। ये सारी चीज़ें रोहिणी सोचती है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। फिर उसके कान में उसी मुरली वाले की आवाज़ सुनाई पड़ती है कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ये सुनती रहती है। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति स्नेहसिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। अब रोहिणी उस आवाज़ को सुनती रही और मन ही मन सोचती रही कि कितना सुंदर और कितनी मीठी आवाज़ है। बहुत दिन हो गया, मुरली वाले का मीठा स्वर उसकी बातों से याद आती रही। महीने महीने यानी बहुत दिन बीतते चले गए, फिर मुरली वाला दोबारा नहीं आया। और धीरे धीरे रोहिणी के याद में उसकी स्मृति जो थी वो कमज़ोर होती गई, क्षीण होती गई, वो भूलती गई। धीरे धीरे उसकी यादें कम हो गई। फिर अचानक 8 महीने बाद की कहानी के हिस्से को लेकर मैं कहानी को जोड़ती हूँ कि वो मुरली वाला फिर किसी अन्य रूप में 8 महीने बाद फिर आता है। तो कहानी के इस अंश में मैं 8 महीने आगे की कहानी को पढ़ती हूँ। चौथा अंश है जो इसका। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब कहानी 8 महीने बाद की है। रोहिणी नहा धो करके जाड़े के दिन में मकान की छत पर खड़ी है। अजानुलंबित यानी जिसकी भुजाएं घुटने तक होती हैं उनको कहते हैं अजानुलंबित। केश राशि तो यानी घुटने तक लंबे बाल थे रोहिणी के, और वो बाल सुखा रही है कि तभी गली में एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो आवाज़ क्या आती है? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो उसके कान में
ये आवाज़ पड़ती है कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, यानी मिठाई वाला रूप में ठीक वैसी ही आवाज़ सुनाई पड़ती है जैसी आवाज़ पहले खिलौने वाले की थी, फिर मुरली वाले की थी, अब मिठाई वाले के स्वर में भी वही आवाज़ लगती है। रोहिणी इसे सुनती है, फिर वो अचानक सोचने लगती है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। अब जब जानी पहचानी सी आवाज़ उस मिठाई वाले की लगती है तो रोहिणी को थोड़ी उत्सुकता होती है, और उस उत्सुकता के साथ वो सोचती है कि क्या करूं, इसको रोकना है। तो दौड़ के नीचे आती है। रोहिणी के पति घर पर नहीं होते हैं। उसने अपनी वृद्धा दादी से कहा कि दादी माँ, मिठाई वाले को रोको, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई ले लूँ। तुम चल के ज़रा उसे कमरे में ठहराओ, मैं भी आती हूँ। मैं पर्दे की आड़ में खड़ी होकर के चीज़ें बता दूंगी, तुम ले लेना। तो ये कहकर रोहिणी दादी से आग्रह करती है कि मिठाई वाले को रोको। फिर दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। तो दादी ने तुरंत ही कमरे में आती हैं और मिठाई वाले को आवाज़ देती हैं कि मिठाई वाले इधर आओ, रुको, मुझे भी मिठाई लेनी है। वो आ जाता है। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी मीठी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं, कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। अब मिठाई वाले ने जैसे ही दादी माँ ने उसे मिठाई के लिए रोका, उसने मिठाई की तमाम तारीफ़ें कर दी और पूछता है कितनी दूँ। हर तरह की मिठाइयों की तारीफ़ करते हुए कहता है कि ये रंग बिरंगी हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, बड़ा सुंदर सा जायका है, मुंह में टिकती हैं, जल्दी घुलती नहीं, बच्चे बस बहुत पसंद करते हैं, और तो और इससे खांसी भी दूर होती है। चपटी, गोल, लहरियादार, बहुत तरह की हैं, पैसे की 16 दूंगा, बोलो कितना दूँ? मिठाई वाला ये कहकर दादी माँ से पूछता है। दादी माँ बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। अब जब दादी ने कहा कि अरे भाई 16 तो बहुत कम दे रहे हो, 25 दो कम से कम, तो मिठाई वाला बड़ा सोच में पड़ जाता है। बोलता है नहीं नहीं, इतना अधिक नहीं दे सकता हूँ, और सोचने लगता है क्या करूँ क्या ना करूँ। खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा, ये कह के उसने अपनी बात को वहीं रोक दिया। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। रोहिणी जो चिक के पीछे, पर्दे के पीछे खड़ी थी, उसने दादी माँ से आग्रह किया कि दादी माँ बहुत सस्ती हैं, महंगी नहीं है, जो दे रहा ले लो, ये 4 पैसे लो और इनसे मिठाइयाँ ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की ही दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। तो उसने कहा कि लो 4 पैसे लो और मुझे दे दो। अच्छा भाई 25 नहीं देते हो तो 20 के हिसाब से दे दो, और मैं बहुत बूढ़ी हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा मोल भाव तो करूँगी नहीं, बस जैसे तैसे तुम मुझे दे दो। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। दादी माँ ने 20-25 कहे, आग्रह करने लगी, नहीं इतने की दो, इतना दो। तो उनको ये सब कहने में चेहरे पर उनके थोड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में
और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम नहीं हो। तो रोहिणी ने दादी से कहा कि दादी जरा इससे पूछो कि ये इसी शहर का है या कहीं बाहर का है, पहली बार आया है या पहले भी कभी आया था। क्योंकि रोहिणी को ये लगने लगा था कि ये मिठाई वाला वही खिलौने वाला, वही मुरली वाला है। इसलिए उसके अंदर ये इच्छा जागृत होती है कि कैसे भी हो पता लगना चाहिए कि ये वही है। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी ने चिक के अंदर से ये सवाल किया था कि पता लगाओ कि ये क्या पहली बार आया, ये शहर उसके लिए पहला है। दादी से मिठाई वाले से पूछती कि उसके पहले ही उसने रोहिणी के प्रश्नों का उत्तर दे दिया कि नहीं नहीं, ये पहली बार नहीं है, मैं इससे पहले भी कई बार यहाँ आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? तो पूरी तरीके से सच को जानने के लिए रोहिणी ने फिर सवाल किया कि जब तुम इससे पहले आए थे तो क्या मिठाई ही बेचते थे या कुछ और भी बेचकर यहाँ आते थे, बेचने आते थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयात भावों से डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। अब मिठाई वाले को थोड़ा अच्छा भी लगता है, संशय भी होता है, आश्चर्य भी होता है। हर्ष मतलब खुशी, संशय मतलब शंका, विस्मयादि मतलब आश्चर्यचकित। तो मिठाई वाला थोड़ा हर्ष मिश्रित उसे शंका होती है, आश्चर्यचकित भी होता है कि आखिर रोहिणी ऐसे सवाल क्यों कर रही है। लेकिन उसे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। उसने तुरंत कहा कि नहीं नहीं, मैं इससे पहले भी आया हूँ, इससे पहले मैं मुरली लेकर, खिलौने लेकर भी आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। अब रोहिणी को लगा ये तो वही व्यक्ति है जो पहले भी आ चुका है, तो उसका अनुमान बिल्कुल सही निकलता है और वो और कुछ जानने की इच्छा से और सवाल करने के लिए उत्सुक हो उठती है। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? तब उसकी उत्सुकता जागी और अंत में उसने पूछ ही लिया कि इस व्यवसाय को करके तुम कितना कमा लेते होगे, क्या पा जाते हो? तो देखिए मिठाई वाला क्या उत्तर देता है। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। जब रोहिणी ने उससे सवाल किया कि तुम्हें इतना महंगाई के ज़माने में व्यवसाय करके मिलता क्या है, क्या कमा लेते हो? तो वो उत्तर देता है कि मिलता भला क्या है, मतलब मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूँ, मुझे खाने भर मिल जाता है, मैं उसी में खुश रहता हूँ। हाँ, इसे बेचकर मुझे संतोष मिलता है, धीरज मिलता है और असीम सुख की प्राप्ति होती है, और मैं यही चाहता हूँ। ये कहकर मिठाई वाले ने रोहिणी की बात का उत्तर दिया। सो कैसे, वह भी बताओ। रोहिणी को और उत्सुकता बढ़ती है। वो सोचती है कि ऐसी क्या बात है कि इसको संतोष, धीरज और सुख, असीम सुख मिलता है चीज़ों को बेचने से, पैसों के लिए काम नहीं करता। तो रोहिणी ने पूछा, सो कैसे, वह भी बताओ। तो फिर वो क्या, अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। तो मिठाई वाले ने उत्तर दिया कि गड़े मुर्दे क्या उखाड़ना, पुरानी बातों की क्या चर्चा करूं, जाने दीजिए, छोड़िए। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा, यानी मैं अपनी कथा सुनाऊंगा तो आपको दुख होगा, इसलिए उन बातों को छोड़ देने में भलाई है। ये कहकर उसने बात को टाला। तब रोहिणी कहती है, जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। लेकिन रोहिणी को तो उत्सुकता रहती है। वह सोचती क्या है कि इतनी बात जब बताया तो और भी पूछूं।
तो उसने आग्रह करते हुए कहा कि जब तुमने इतना बता दिया तो और भी बातें बता दो। मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि मैं तुम्हारे बारे में जानूं। तुम्हारा बहुत नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान हो रहा तो मैं तुमसे और मिठाई खरीद लूँगी, लेकिन तुम अपने बारे में मुझे बताओ। ये रोहिणी मिठाई वाले से कहती है। तब मिठाई वाला बोलता है, अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। तो मिठाई वाले का मन बड़ा गंभीर हो जाता। तो क्या बात कहता है, ध्यान से सुनिए। मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। अब मिठाई वाला भी गंभीर हो जाता है और फिर उसने अपने बारे में बताया कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। किसी ज़माने में मेरे पास मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ थे। मेरी पत्नी थी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरा भी सुंदर सोने सा संसार था। मेरे पास संपत्ति, वैभव था। मेरे घर के अंदर भी सुख शांति थी। मेरी स्त्री बहुत सुंदर थी, जिसे मैं अपने प्राणों से ज़्यादा चाहता था। बच्चे भी मेरे बहुत सुंदर थे। ऐसा लगता था जैसे सोने के सजीव खिलौने हों, और उनकी खिलखिलाहट से मेरा घर भरा रहता था। परंतु समय की गति को कोई नहीं रोक सकता। विधाता की लीला के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। तो ये सारी बातें बताते हुए उसने कहा कि दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, कि मतलब इतनी सब बड़ी घटना घटने के बाद, स्त्री और बच्चों के मृत्यु के बाद मेरे हाथों में मेरे प्राण नहीं थे, नहीं तो मैं उन्हें भी निकाल देता। तो मेरे वश में नहीं था कि प्राणों को निकाल दूं। और अब बच्चों के न रहने में, उन बच्चों के प्रेम में मैं बच्चों की खोज में निकलता हूँ। यही वो दादी को बताता है। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। मिठाई वाले को अपने बच्चों से इतना प्रेम था कि उसे लगता है कि मेरे नन्हे नन्हे 2 सुंदर बच्चे जो थे, इन्हीं बच्चों के बीच में कहीं जन्म ले लिए होंगे। तो मैं इन्हीं बच्चों के साथ सुख पाता हूँ। उन्हीं के बीच वो चाहता है कि मैं रहूँ। इसलिए वो सारी चीज़ों को बेचते हुए बच्चों को इकट्ठा कर लेता था कि इसी बहाने बच्चे उसके पास आएंगे, तो उसके मन में जो अपने बच्चों के प्रति प्रेम था वह उसे मिलेगा उन बच्चों को देखकर। आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। इस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। तो मिठाई वाले ने कहा कि बच्चे मेरे भी इसी तरह सुंदर सुंदर थे, इसीलिए मैं घुल घुल कर मरने की जगह मैंने ये सोचा क्यों न कोई ऐसा काम करूं जिससे मुझे बच्चों के बीच रहने का मौका मिले। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह जीवन के कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक से मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है। तो मिठाई वाले ने दादी को बताया कि मैं इन नन्हे नन्हे बच्चों की एक झलक जब मुझे देखने को मिल जाती है तो मुझे लगता है मेरे बच्चे भी इन्हीं के बीच कहीं जन्म ले लिए होंगे, और इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें बेचता हूँ ताकि ये बच्चे मेरे आसपास रहें और मुझे अपने बच्चों की झलक इनमें दिखाई पड़ती रहे। वो कहता है मेरे पास पैसे की कमी थोड़े ही है, भगवान की दया से बहुत पैसे हैं, और भी मिल सकते हैं, लेकिन मुझे अपने बच्चों की याद आती है, इसलिए मैं इन्हीं बच्चों के साथ अपना जीवन जब गुजारता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी ने लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। बातों को बताते बताते
उसी बीच चुन्नू मुन्नू भी आ गए, रोहिणी से लिपट गए, आंचल पकड़ लिए और जिद करने लगे कि अम्मा मिठाई चाहिए, मिठाई चाहिए। वहीं पर मिठाई वाला बैठा है और वो सुनता रहता है कि बच्चे मिठाई मांग रहे हैं, तो उसने तुरंत कहा मुझसे ले लो। तो मिठाई वाला क्या उत्तर देता है देखिए, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। जब चुन्नू मुन्नू मिठाई मांगते हैं तो वो बच्चों को वो मिठाई दे देता है अपने पास से। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। फिर उसने क्या किया कि जैसे ही मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू के मांगने पर कि मिठाई चाहिए, अम्मा मिठाई चाहिए, मिठाई मांगते हैं, तो उस मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को अपने पास से मिठाई दे दी। रोहिणी को लगा कि उसे पैसे दे देने चाहिए, वो अंदर से पैसे फेंक देती है। मिठाई वाला उन पैसों की ओर देखता भी नहीं है, वो पेटी उठाता है और चल पड़ता है। कहता है अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। यानी कि वो कहानी बताते बताते अपने बच्चों की याद में इस तरह से घुल मिल गया कि नन्हे से चुन्नू मुन्नू को देखने के बाद, उन्हें मिठाई खिलाने के बाद उसके अंदर ये हिम्मत ही नहीं जग रही थी कि वो इन मिठाइयों के बदले में कुछ पैसे ले ले। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे के लिए अपने पैसे लिए जा भाई। फिर दादी जब देखी कि मिठाई वाला पैसे नहीं ले रहा है, पैसे उठाया ही नहीं, तो दादी भी बोल पड़ती हैं कि अरे अरे भाई ऐसा मत कर, तू पैसे तो ले जा, मिठाई दी है ठीक है कोई बात नहीं, तू पैसे ले जा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। लेकिन मिठाई वाला किसी की नहीं सुनता, न रोहिणी की और न दादी की, और धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ जाता है। कान में सिर्फ एक आवाज़ मादक मृदुल स्वर में एक आवाज़ गूंजती रहती है मिठाई वाले की। वो क्या रहती है कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यानी फिर वो इन्हीं आवाज़ से गलियों में फेरी लगाते हुए मिठाई वाला ये गाता रहता है और घूम घूम कर अपनी मिठाई बेचता रहता है। तो रोहिणी जब उसकी मधुर मृदुल आवाज़ सुनती है तो उसके भीतर के छिपे दर्द को वो समझ जाती है कि ये मिठाई वाला अपनी स्त्री और अपने बच्चों के दर्द में रहकर ये ऐसा काम करता है ताकि उसे बच्चों के साथ रहने का मौका मिले, बच्चों की खुशियों को वो देखे, बच्चों के साथ वो अपना समय व्यतीत कर सके और हर तरह से बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करके अपने सुख का अनुभव कर सके, अपने बच्चों की याद कर सके। क्योंकि उसे क्या लगता था कि उसके बच्चे भी यहीं कहीं इन्हीं बच्चों में जन्म लिए होंगे। तो इस तरह भगवती प्रसाद वाजपेयी ने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लिखी जो अपने नन्हे नन्हे बच्चों की याद में कभी खिलौने वाला बनके, कभी मुरली वाला बनके, कभी मिठाई वाला बनके बच्चों के बीच आता है, बेच के चला जाता है सामान, ताकि उसे अपने बच्चों की याद आती रहे, अपने बच्चों का प्रेम उन नन्हे बच्चों में मिलता रहे। तो इस तरह से ये कहानी अत्यधिक मार्मिक स्वरूप में भगवती प्रसाद वाजपेयी ने लिखकर एक सुंदर रचना की है।